क्या था अपठित बोध? यही है ना? इसी को चाहे अपठित गद्यांश कह लीजिए चाहे अपठित बोध कह लीजिए। कापी उपी है? एक ही रफ कापी लाए होंगे पूरी क्लास? क्या कॉपी लाए हैं? चलिए देखिए इसका नाम क्या है, नाम पे जाइए, तोड़ दीजिए इसको। इसके नाम को जानने के लिए पहले इसके साथ लड़ाई कर लीजिए, लड़ाई करने के बाद इसको तोड़ दीजिए। और उपसर्ग है? क्या हो गया? अपठित बोध। आपको ऐसा बोध हो जो आपने पहले न पढ़ा, एकदम सीधी सीधी भाषा में देखिए, वो ज्यादा हवा में जाने की जरूरत नहीं। अपठित बोध या अपठित गद्यांश, हालांकि उस गद्यांश को आप पढ़े हैं लेकिन आपके पाठ्यक्रम में वो चीजें नहीं है, इसलिए आज देखिए हम भी किसको पठित मानेंगे? जो आपके पाठ्यक्रम में मैंने आपको पढ़ाई। अगर मान लीजिए अपठित गद्यांश डायरी के पन्ने से आ गया, बात को समझिएगा, एक मिनट जस्ट लिसन मी टू, डायरी के पन्ने से आ गया, ठीक? तो डायरी के पन्ने आपके पाठ्यक्रम में है? कहाँ तुम लोग हो? कहाँ हो? डायरी के पन्ने पाठ्यक्रम में है? बड़े भाई साहब ततारा वामिरों का था, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले है? फिर ये पठित कैसे हुआ? 10th में जाओ और फिर श्रेया से सिलेबस लेकर दौड़ के जाओ डाक के जाना, जाओ मार के लाओ। अपठित का मतलब होता है ऐसा गद्यांश या ऐसा पद्यांश या ऐसी विषय वस्तु, ऐसा कंटेंट जिसको आपने पहले कभी न पढ़ा। लिखिए इसको, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है, एकदम सीधी सीधी मोटी भाषा में, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो, जिसे पहले न पढ़ा गया हो। नोट करिए इसको। फिर से लिखिए, अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जिसे पहले न पढ़ा गया हो। हालांकि 9th में हमने आपको पढ़ाया था, याद है? हाँ, नोट कर लीजिए, ठीक? अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है? जो पहले कभी न पढ़ा गया। अब देखिए इसके साथ बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी विकराल समस्या। ये हमेशा सांप की तरह फंक काट के बैठा रहेगा। आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न का सामना इसी से होगा। नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को ध्यान से पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के निर्देश, तो यही होता है, और पढ़ा नहीं गया है। उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? लिखिए, सबसे पहले लिखिए, अपठित गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। अपठित गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक? आपके सामने आपके प्रश्न पत्र में कोई गद्यांश आ गया है तो आप उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ेंगे।
आपके पास पर्याप्त समय है, 1.5 घंटे का समय है, और मात्र 40 प्रश्न करने, वो भी बहुविकल्पी। आया तो आया, नहीं तो जय श्री राम। नहीं समझे? अगर आ गया कि इसमें कौन सा समास है और आपको नहीं आ रहा है तो आप जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स नहीं है कि 3 घंटे बैठ के रफ कॉपी भर देंगे, किताब कापी सब भर देंगे, लेकिन उत्तर मिल जाएगा। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ठीक, तुक्का भी काम नहीं करेगा। क्या करेंगे? जो आपके सामने अपठित गद्यांश होगा उसको कम से कम कितनी बार पढ़ेंगे? 2 से 3 बार। और इस 3 बार पढ़ने के दौरान जो उस अपठित गद्यांश के महत्वपूर्ण पंक्ति होंगी या जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उनके नीचे अंडरलाइन करते चलना है। ठीक, दूसरा पॉइंट तुरंत लिख लीजिए, उसी में से बन गया। महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना है। रेखांकित तो समझते हैं, अंडरलाइन। अंडरलाइन एग्जामिनेशन में तो अंडरलाइन करने को अलाउ नहीं होता। हाँ, एग्जामिनेशन में तो करने को अलाउ नहीं होता। गुड। तो दिमाग थोड़ा काम करता है। सर एक बार कर दिया था, बहुत डांट पड़ी। हैं? बहुत डांट पड़ी थी, सिर्फ एक पॉइंट लगाया था, बहुत डांट पाया। कौन डांटा था? इन्विजिलेटर सर। यहाँ? हाँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कह दिया कि अंडरलाइन कर देना चाहिए। पेंसिल आपके पास होती है ना? छोटा छोटा इनोटेड कामा तो कर ही सकते हैं। सर तब भी दिख गया। अरे कैसे दिख जाएगा? अपनी सुविधा के अनुसार रेखांकित का मतलब ये होता है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार उस वाक्य का चयन कर लीजिए। ठीक, और किसी भी, देखिए पहले तो गद्यांश 2-3 बार पढ़ना है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात हो गई कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको अंडरलाइन करना है। अब अंडरलाइन का मतलब चाहे जो समझ लीजिए, चाहे हाईलाइट समझ लीजिए, चाहे अगर उसको बैठाना समझ लीजिए, लेकिन एक फॉर्मल बात, औपचारिक बात क्या होगी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको क्या करिए? रेखांकित करिए। ठीक, उसके बाद शब्दों का चयन। आप गद्यांश पढ़ते समय जिस शब्द का चयन कर रहे हैं वह शब्द ऐसे हो ताकि सही उत्तर दिए जा सके, क्योंकि उत्तर कहां से, प्रश्न कहां से बनेगा? पद या गद्य से। तो जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं या इस गद्यांश से जो प्रश्न बना है, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। लिखिए, गद्यांश से आए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। लिखते हम या तो लिख लेंगे? नहीं, ऑनलाइन वाले बिगड़ जाएंगे। लिखिए, गद्यांश से या गद्यांश या फिर पद्यांश, या फिर लिखिए केवल प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप लोग वही लिखिएगा, गद्यांश या पद्यांश। मैं केवल जगह के हिसाब से लिख रहा हूं, ठीक है ना? जिससे उत्तरों के चयन में आसानी हो, या जिससे उत्तर देने में आसानी हो। क्या है जी, 60 कर रहा है क्या? मुझे आवाज दे रहा है भाई, जिससे उत्तर देने में आसानी हो, दिक्कत होती है ना। इससे अच्छा तो ये वाला बोर्ड होता है कि नहीं है? बस कलर्स नहीं होता। कलर ग्रेड क्या करना है? मार्कर्स भी तो आते हैं, इसमें कलर। हाँ, कलर मार्कर भी आते हैं। लो, हर बात का उत्तर है।
है कि नहीं? है, हर बात का उत्तर तुम लोग नोट कर लिए? तो तुम लोग मन से नहीं बैठे हो, डिस्टर्बेंस है क्या? मन नहीं लग रहा? आस्वादन था, खड़े हो जाइए। मन नहीं लग रहा है क्या? घर से जबरदस्ती तो नहीं भेजे जाते हो स्कूल ना? घर से जबरदस्ती स्कूल नहीं भेजा जाता है तुमको क्या कि जाओ ले आ पाते हो? फिर भी यार इतना नीरस बना के रखे हो क्लास, कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठ रहा है, हैं? फिर क्या कि सीधे करके बैठिए, क्लास है। ठीक, बैठो। 3 बातें हमने आपको बताई, कौन कौन सी? अपठित गद्यांश को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। फिर महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना चाहिए और गद्यांश से आए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, इसे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए तो क्लियर है, इससे उत्तर देने में आसानी हो सके। लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो उत्तर आप लिख रहे हैं वो गद्यांश पे आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रश्न और गद्यांश कुछ किया है, उत्तर आप अपने मन से अपनी योजना के अनुसार लिख रहे हैं। लिखिए उत्तर लिखते समय या सीधे सीधे लिखिए कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। लिखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर प्रश्नों के उत्तर, या अगर आप लिख देंगे कि जो प्रश्न पूछे गए तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है ना? पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पर आधारित होने चाहिए। यहाँ गद्यांश या पद्यांश दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अपने गद्यांश ही पढ़ने हैं। गद्यांश पर ये बात हमने आपको क्लास 9 में बताई थी, याद है कि नहीं? यस सर, कि नो सर? अभी हम बात करते को बढ़िया मिठाई की, खाने पीने की, तो लोग चहक चहक के बात करते हैं, सर यहाँ ये मिलता है, यहाँ ये मिलता है, हैं? यस सर ना? देखो अब हम पढ़ा रहे हैं अपठित भूत, तो सब लोग अपठित हो गए हैं, समझ गए? यही 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपकी, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। ये आपका देख रहे सिलेबस है, सबके पास है कि नहीं? अगर ना हो तो मैं बता दूं, मैं फिर से भेज दूंगा, प्रिंट आउट निकाल के रख लो, समझ गए? अगर ना हो तो मैं फिर से भेज दूंगा, इसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, कम से कम कैसे प्रश्न आएंगे देख तो लो, समझ रहे हैं? अब ये अपठित गद्यांश के नियम हो गए। अब आपकी किताब में कुछ उदाहरण दिया गया है? यस सर, बहुत सारे। हाँ, अच्छा एक चीज और है, तुम लोग बड़े फायदे में हो यार। MCQs टाइप। हाँ, बहुत फायदे में हो तुम लोग, उससे ज़्यादा फायदे में तो हम हैं। हैं? क्वेश्चन सारे MCQs हैं। सर इसमें भी MCQ है। बेटा हाँ, वही तो कह रहे हैं, तुम लोग बहुत फायदे में हो और उससे ज़्यादा फायदे में तो हम हैं। क्योंकि सर ये रिवाइज है ना 2021 में। हाँ हाँ, अरे वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन सर लेकिन इसमें क्वेश्चन पहले से ही MCQ। उन्होंने ये सोच के थोड़ी ना बनाया कि जाऊंगा, क्योंकि वो तो न्यूज़ अभी आई थी ना सर। कोई नहीं बेटा, मेरा काम मजाक में, परेशान मत रहो तुम लोग। इसमें जानते हो एक ही नुकसान होता है, MCQ का एक डिमेरिट होता है। गलत तो आप फिर उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि सर गलती से यहाँ पॉइंट लगाना छूट गया, गलती से, इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट होती है। जैसे आप मैथमेटिक्स लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं, तो निबंध में एक बार गुंजाइश होती है कि बच्चे को 3.5, अगर 5 नंबर का तो 3.5, इवन 4.5 तक हम दे सकते हैं, ये होता है। लेकिन इसमें हमारे पास गुंजाइश ही नहीं कि हम बच्चे के साथ न्याय कर सकें। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 1 नंबर से MCQ में फेल हो रहा है, मान लीजिए 20 नंबर पासिंग मार्क है, उसका 19 ही सही है, उसका
हम जान मतलब जितनी भी अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले वही बात आ जाएगी हमारे सामने, क्योंकि आप भी तो सभी गोले रंग रखे हैं। अच्छा 2 गोले रंग देंगे तो OMR चेक नहीं होगी। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव और वो सब्जेक्टिव होता तो बहुत करते हम चोरी से सॉक्स में ब्लू पेन लेके जाते, लिख देते यार बच्चा है चलो पास कर देते। एक मानवता होती यहाँ कुछ नहीं तो कहीं से एक नंबर हम कहीं से अरेंज कर देते, जहाँ 3 दिए वहाँ 4 कर देते। जो क्वेश्चंस मान लीजिए 5 नंबर के, वहाँ अगर हमने उसको 3 दे रखा है तो 3.5 दे देते, जो 2 के यहाँ 1 दिया और 1.5 कर देते, तो हमारा 1 नंबर अरेंज हो जाता, तो बच्चा 1 नंबर से फेल होने से बच जाता। लेकिन यहाँ हाँ ऑब्जेक्टिव का एक बहुत बेहतरीन नियम भी होता है। अगर आपको आ रहा है तो आप 40 में 40 भी पाएंगे, सब्जेक्टिव में नहीं पाएंगे। सब्जेक्टिव में आप 38 में आपकी गाड़ी रुकनी ही रुकनी है। इस क्लास में कोई पाया है कि नहीं अभी तक? यूटी में कितना मिला है? स्वास्थ्य में कितना मिला है? 37। इट मीन्स कि 40 पा सकती थी। मैथमेटिक्स वगैरह में कितना मिला है? समझ गया ना? अनुमान लगा लीजिए, तुम कितना मिला है? 34। तुमको कितना मिला है? नियर अबाउट वही गए। चलिए तो जो 36 या 30 है, जितना लोग नंबर पाए हो आप लोग, उसमें से 2 नंबर आप लोग इंक्रीज ही करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत क्या कहते हैं बेरहमी से काफी चेक, बेरहमी समझते हैं ना, निर्दयता पूर्वक जहां हमको लगा है कि नंबर काटना है तो वहां बेहिचक काटे। आप दिए थे टेस्ट, कितना मिला है? 35। अब देखिए, अब आपके पास किताब है, ये किताब पकड़िए। अर्पित तुम इसको देख के आओ बच्चा। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत तीनों पॉइंट्स पे? एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे सीधे पढ़ेंगे कर ध्यान से। एकाएक मुझे याद है कि भाई हमको किताब में पहला चैप्टर है, हम पढ़ाए हैं शब्द और पद से, तो तुम लोग बोले कि नहीं? तुम लोग बोले कितने से कर लीजिए ना? वही मैं भी देखा हूँ उस पर। हाँ ठीक है, एक चीज और देख लो, तीनों पॉइंट को ध्यान से देखो, मैं बार बार स्क्रॉल कर रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत तीनों पॉइंट में, चारों में नहीं है? कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपठित गद्यांश को समाप्त मान लें, हो जाएगा। नाक तो नहीं कटवाओगे ना? क्योंकि पहला प्रश्न यहीं से आएगा और 10 नंबर के आएंगे। 4 आएंगे, 2 करने होंगे। 4 आएंगे और 2 करने, तो ऐसा कर देते हैं हम। ठीक, यूटी आप लोगों का होगा ना सभी? हाफ ईयरली होगा ना? हाफ ईयरली ऑफलाइन होगा, पता है कि नहीं आप लोगों को? हैं, सबको स्कूल आना है और अच्छी बात रहेगी। आप लीजिए, ये भी बताना बुरा है। सर यूटीटी होगा? UT2 भी हो सकता है। सर हमें मार्च करते तो जो ग्रुप में मैसेज भेजा था मुझे UT2 का भेजा था, हाफ ईयरली का तो चलेगा। उसी को UT2 हाफ ईयरली UT10 जो भी मानना है मान लो, बैठो। UT2 हाफ ईयरली है तो एग्जाम ही, चाहे UT2 का हो चाहे क्या, ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे, है तो एग्जाम ही ना, परीक्षा की एक रूप है बेटा वो, चाहे UT2 का हो चाहे UT5 का हो। और किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब खड़े जाओ। शुभम, किताब नहीं लाए हो? अच्छा, बहुत अच्छा काम किए हो। किसके बैठो तुम, किताब खड़े जाओ। तो क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश प्रताप, खड़े हो जाइए। अरे खड़े होने के लिए बोले, क्यों निकलने लगी बाहर? किताब हाथ में लीजिए, पहला वाला पैराग्राफ पढ़िए। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ, पहला पैराग्राफ पूरा पढ़िए। अनुशासन जीवन के विकास और सफलता की कुंजी है। अनुशासन का अर्थ है अपने को कुछ नियमों से बोध लेना और उन्हीं के अनुसार कार्य करना। प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी है। सूर्य